हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट पेपर एसएसटी के 2018 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कल हमने इसका एक सीरीज़ का जो पहला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थ्री जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म, कि इन निम्नलिखित में से बुद्ध धर्म के 3 रत्नों में से कौन सा नहीं था? बुद्धा, धम्मा, अहिंसा या संघ। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा जो इसका सही आंसर है कि वो उनके 3 रत्नों में से नहीं था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर, कि इनमें से राज्यसभा मेंबर को कौन इलेक्ट करता है? वोटर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूंसी, कि विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्रों में मतदाता। वोटर इन पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, कि संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों में मतदाता। लोकसभा मेंबर्स, लोकसभा सदस्य, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कि विधानसभा के सदस्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज। ये इनको इलेक्ट करते हैं। कौन किसको इलेक्ट करते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है तो कौन सी प्रणाली है भारत के द्वारा अपनाई गई थी? पार्लियामेंट्री एंड यूनिटरी, प्रेसिडेंटल एंड फेडरल, प्रेसिडेंशियल एंड यूनिटरी, पार्लियामेंट्री एंड फेडरल, संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्लियामेंट्री एंड फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ पर है? हमारे भारत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, की अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं? कि जो हमारी जो अनुसूचित जातियाँ होती हैं उनके लिए कितनी सीट्स होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं? 48, 84, 47 या 74। तो इसका जो सही आंसर है वो है 84। 84 सीट्स होती हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए क्या होती हैं? रिजर्व्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया, कि अनटचेबिलिटी जब होती है तो उससे अछूत प्रथा के कारण इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जिसका उल्लंघन होता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राइट टू इक्वालिटी का इसमें उल्लंघन होता है। समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है जब भी अनटचेबिलिटी की बात आती है। और ये हमारे कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 18 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 18 में दिया हुआ है अबॉलिशेस ऑफ टाइटल्स। क्वेश्चन नंबर 6। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कि हमने बताना है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से जो बात कही गई है इनमें से कौन सी बात है कथनों में कि जो अधिकार है हमें फंडामेंटल राइट है नहीं दिया गया? राइट टू एजुकेशन, कि शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, की धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। या राइट टू प्रॉपर्टी, की संपत्ति का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। कि जो राइट टू प्रॉपर्टी ये पहले अधिकार हुआ करता था पर इन्होंने ये बाद में इसको हटा दिया गया था, क्योंकि जो भारत को जब ज़मीन चाहिए होती थी भारतीय सरकार को तो उनको बहुत ही समस्याएं आती थी। जैसे कि कोई सरकारी काम है उसके लिए कहीं लैंड एक्वायर करनी है सरकार को, भारतीय सरकार को, तो वो कर नहीं पाती थी। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने फिर इस पे बात चलाई कि हाँ हमें धरती भूमि चाहिए, तो फिर उन्होंने ये इस फंडामेंटल राइट को हटा दिया था। ठीक है, वो राइट टू प्रॉपर्टी को 300A में आर्टिकल में इसको भेज दिया था। ठीक है, उसको इसमें कैटेगराइज कर दिया था। तो देखते हैं अब ये राइट, बाकी सारे जो राइट टू एजुकेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये सभी हमारे फंडामेंटल राइट हैं। 6 फंडामेंटल राइट हैं अभी हमारे फिलहाल
प्रेजेंट में, बाकी पहले 6 हुआ करते 7 हुआ करते थे, एक इसको हटा दिया गया था। अब हमारे फंडामेंटल में फंडामेंटल राइट्स अब हमारे 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनटचेबिलिटी रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो छुआछूत है ये अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। अनटचेबिलिटी कौन सी किस बात के लिए ये किया जाता है? फिजिकल डिसेबिलिटी, जेंडर, कास्ट या रेस, शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति या दौड़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कास्ट। कास्ट के बेसिस पे ही छुआछूत ये किया जाता है, अनटचेबिलिटी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, इनको अपॉइंट करता कौन है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा वो होगा गवर्नर। जो राज्यपाल होता है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? चीफ मिनिस्टर की गवर्नर करता है। फिर चीफ मिनिस्टर के कंसुलेशन के बाद वो क्या करते हैं, बाकी जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उस स्टेट के, उनकी नियुक्ति बाद में गवर्नर करते हैं, बट उनके सलाह के बाद ही करते हैं। पर पहले जब इनकी नियुक्ति करनी होती है गवर्नर ने करनी होती है। किनकी नियुक्ति? चीफ मिनिस्टर की। हु अपॉइंट द गवर्नर, कि गवर्नर को कौन नियुक्त करता है? गवर्नर को जो राज्यपाल थे, अभी जिनकी बात की, राज्यपाल किनको नियुक्त करते हैं? राज्यपाल हमारे सीएम को नियुक्त करते हैं। अभी गवर्नर को कौन नियुक्त करेगा? गवर्नर को कौन? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो उसका जो सही आंसर है वो है द प्रेसिडेंट। इनको कौन नियुक्ति करेंगे? इनको प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे। किनको? गवर्नर को, जो राज्यपाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हु इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कौन करता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, एमपीज एंड एमएलएज, कि मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद या सांसद और विधायक। तो उसका जो सही आंसर है, प्राइम मिनिस्टर को कौन नियुक्त करता है? उनको सांसद नियुक्त करते हैं। कौन? सांसद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारत का जो फर्स्ट सिटीजन होता है वो किसे कहा जाता है? प्रथम नागरिक भारत का। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या द प्राइम मिनिस्टर, भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। पहले उन्होंने पूछा था भारत में फर्स्ट सिटीजन कौन होता है, पहला नागरिक कौन होता है। अब इन्होंने पूछा है कि राज्य में पहला नागरिक कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द होम मिनिस्टर, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा गवर्नर। जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो कौन होगा? स्टेट का, राज्य का कौन होगा? पहला सिटीजन होगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होगा? वो होगा प्रेसिडेंट। अगर स्टेट की बात की है इन्होंने तो वो होगा गवर्नर, राज्यपाल। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो भारत का जो करंट प्रेसिडेंट है, वैसे तो ये क्वेश्चन साल पुराना है, तो अभी भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं वो सेम ही है, अभी उस टाइम भी तो वही थे। तो देखते हैं अभी कि नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू या रामनाथ कोविंद। तो उसका जो सही आंसर है वो है रामनाथ कोविंद। क्या है? करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। रामनाथ कोविंद इज द, ये क्या है? राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किन बातों का उल्लेख नहीं किया गया? नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, की सरकार की संरचना कैसी होगी। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, की राजनीतिक दलों के नाम। राइट ऑफ द सिटीजन, तो नागरिकों के अधिकार। तो ये जो बातें लिखी हुई हैं कि नेम एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में भी लिखा हुआ है, राइट ऑफ सिटीजन उनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो जो बात नहीं लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है ऑप्शन नंबर सी, कि नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज
इनके बारे में हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 16, हु नॉमिनेट्स मेंबर टू द राज्यसभा, कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें नॉमिनेट कौन करता है? जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही उनको नॉमिनेट करते हैं। और राज्यसभा में कितने मेंबर्स को वो नॉमिनेट कर सकते हैं? वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। बाकी के जो होंगे सदस्य वो खुद अपने आप अपने निर्वाचित क्षेत्रों से चुनकर आएंगे। तो जो 12 होंगे ये कौन कौन सी फील्ड से हो सकते हैं? जैसे कि आर्ट, साइंस या फिर सोशल वर्क या फिर लिटरेचर में उन्होंने कोई उनका बहुत ही बड़ा योगदान हो, काम किया हो। जैसे कि हमारे सचिन तेंदुलकर भी वहाँ से ही चुन के गए थे, पर वो वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं होती, जो फिर वो आर्ट, सोशल वर्क या फिर लिटरेचर किसी भी ऐसे काम से, साइंस में या फिर कोई भी काम हो सकता है, 4 बातें बताई हुई हैं उनमें से ही वो चुनकर जाते हैं। तो वो सचिन तेंदुलकर थे जो चुन के गए थे, वो इसी की बात कर रहे हैं कि वो जो मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम कितने चुने जाते हैं? 12 मेंबर राज्यसभा से चुने जा सकते हैं और वो लोकसभा से 2 मेंबर चुने जा सकते हैं। और इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि जो मेंबर्स है राज्यसभा के उनको चुनता कौन है, नॉमिनेट कौन करता है? नामित इन्होंने बात किया है कि नामित कौन करता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, के निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? भारत की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष थे सी राजा गोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है, ये बड़ा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कि निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर बी पटाभी सीतारमैया, टी कृष्णामाचारी या फिर सी राजा गोपालाचारी। तो उसका जो सही आंसर है वो है सी राजा गोपालाचारी। ये एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनके बाद हमें तो भारत को आज़ादी मिल गई थी। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, कि जो भारत का संविधान कब अपनाया गया? ठीक है, वो कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1950 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 में ये बनकर तैयार हो गया था। तो इसका अडॉप्टेड जो किया गया था ये जो तभी किया गया था, पर इनको जब एनफोर्स करने की बात आएगी कि इनको लागू कब किया गया था, कि इसको एनफोर्स में इफेक्ट में कब लाया गया था, वो था 26 जनवरी 1950 को। पर इन्होंने क्या किया? अडॉप्टेड, कि बनकर तैयार कब हो गया था, कि ये अडॉप्ट कर लिया गया था ये 26 नवंबर 1949 में। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डिसिसिव रोल इन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेटस ऑफ इंडिया, कि जो भारत में जो रियासतें थी उनको एकीकृत करने में किसकी बहुत ही बड़ी भूमिका थी? जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे और जब भारत को आज़ादी देकर जा रहे थे, तो जो कुछ रियासतें थी जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं थी, उस पर रजवाड़ों का राज था। जैसे कि वहाँ पर ब्रिटिश का राज नहीं था, वो कुछ स्वतंत्रता उन पे राज किया करते थे, तो उन पे किसी का राज नहीं हुआ करता था। तो फिर ब्रिटिश ने कहा कि तुम चलो आज़ाद हो अब से, तो फिर इनको एक जोड़ने का जो काम किया, वे सभी स्टेट्स को कौन जोड़ेगा? तो वो काम किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सी राजा गोपालाचारी। तो उसका जो सही आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ग्रेट आयरन मैन ऑफ इंडिया भी जिन्हें कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटी छोटी जो रियासतें थी वो फिर भारत में उनको जोड़ा गया, इसलिए आज हमारा जो भारत जो देश है वो फेडरल स्टेट बना है। वो हमने पढ़ा था ना हमारे आज के क्वेश्चन में कि हमारी जो इंडिया है वहाँ पर कैसी गवर्नमेंट है? फेडरल एंड पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट है यहाँ पर है। तो यहाँ का इन्हीं का जो बहुत बड़ा रोल था भारत को फेडरल बनाने में, इन्हीं की वजह से जो सारा भारत है वो एक हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 21,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील विद द मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची में के मामलों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा है, कि यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यूनियन टेरिटरीज या लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, राज्य सरकारी और स्थानीय सरकार निकाय, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय सरकार निकाय। तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा, इन्होंने पूछा क्या है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो लॉ बनते हैं, आपको पता होगा एक तो होती है यूनियन लिस्ट, यहाँ पर दिया हुआ है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जो इन्होंने पूछा ही हुआ है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो लॉ बनते हैं, जैसे कि कोई लॉ बना जो कि जिसमें दोनों का भला हो, दोनों का हित हो, जैसे कि सरकार का भी हो, केंद्र सरकार का भी हो और राज्य सरकार का भी हो। अगर कोई भारत ने कोई नीति बनानी है किसानों के लिए, तो वो क्या सिर्फ स्टेट के सरकारों को होगी, सिर्फ राज्य सरकारों को मिलेगा उसका फ़ायदा? नहीं, वो सभी को मिलेगा उसका फ़ायदा। तो वो सरकार किसके लिए होगी, जो रूल बनाया जाएगा वो होगा जो स्टेट के किसान होंगे उनके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये जो नियम बनाए जाते हैं ये सभी के लिए होते हैं, तो इसलिए इनको कनकरेंट लिस्ट कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई लॉ बनाना है डिफेंस से रिलेटेड, कि कोई अगर समस्या आ रही है, अगर कोई हमने अंतर्राष्ट्रीय बात करनी है, तो वो काम कौन करेगा, वो काम करेगी सेंटर। तो वो कौन सी आती है, यूनियन लिस्ट में आती है। और ये कनकरेंट लिस्ट में कौन सी आती हैं, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, कि निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान सभा में मसौदा समिति का अध्यक्ष था। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो था चेयरमैन था वो कौन था। तो देखते हैं, सी राजा गोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 23, इन द 18th सेंचुरी अंडर होम डिड बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल, कि 18वीं शताब्दी में बंगाल किसके अधीन धीरे धीरे 18वीं शताब्दी में बंगाल किसके अधीन धीरे धीरे मुगलों के नियंत्रण से दूर हो गया। तो उसका सही आंसर कौन सा होगा, मुर्शिद कुली खां के अंडर जो बंगाल था वो धीरे धीरे उनसे मुगल कंट्रोल से दूर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल एम्परर आफ्टर हिज डेथ, नन ऑफ द डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रूलर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है वैसे तो। निम्नलिखित गवर्नर में से किसने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होगा और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो ये लॉर्ड कैनिंग ने डिसाइड किया था। किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 25, कि विच गवर्नर जनरल डिक्लेयर्ड दैट कि अवध वाज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि अवध को गुमराह किया जा रहा है, कि अवध को सही से कंट्रोल नहीं किया जा रहा और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। तो किसने कहा था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। आपने ये बात अच्छे से याद रखनी है कि कौन से गवर्नर ने डिक्लेयर किया था कि अवध को क्या किया जा रहा है, मिसगवर्न्ड, कि इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इसलिए इसको अब कंट्रोल करने की जो पावर्स हैं वो अब ब्रिटिश को मिल जानी चाहिए, कि ये ब्रिटिश के हाथ में आ जाना चाहिए, कि ब्रिटिश उनको फिर अच्छे से कंट्रोल करेंगी। विच रूलर ऑफ कानपुर कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा, कि जो कानपुर के उन रूलर का नाम बताना है जिन्होंने खुद को क्या कहा था, पेशवा कहा था। तो वो कौन थे, नाना साहेब थे, बाजीराव 1, बाजीराव 2 या बहादुर शाह जफर। तो वो उनका नाम था नाना साहेब। जो नाना साहेब थे उन्होंने क्या कहा था, खुद को पेशवा कहा था। क्वेश्चन नंबर 27, द बेस्ट मेथडोलॉजी टू टीच द थीम फैक्ट्री वुड बी। ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। फैक्ट्री विषयों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी पद्धति होगी कि बच्चों को आपने फैक्ट्री के बारे में पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, टू नरेट अ स्टोरी, टू इनवाइट रिसोर्स पर्सन, ये शायद कुछ मिस्टेक हो गया, या फिर टू ऑर्गेनाइज अ विजिट टू एन इंडस्ट्रियल प्लांट, या टू स्क्रीन और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कि ये कहानी सुनाने के लिए
व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए, एक औद्योगिक संयंत्र की यात्रा का आयोजन करने के लिए, या डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए। तो हम उनको क्या करेंगे, टू ऑर्गेनाइज अ विजिट टू एन इंडस्ट्री प्लांट, कि हम अगर उसे विजिट कराने ले जाएंगे तो वो जो फैक्ट्रीज की वर्किंग होती है वो सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली अच्छे ढंग से समझ पाएगा जो बच्चा होगा। तो उसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि एक औद्योगिक संयंत्र की यात्रा का आयोजन करेंगे। तो ये सबसे पॉजिटिव आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज एडुसैट। एडुसैट क्या है, ये हमने पढ़ा हुआ है। द रॉकेट दैट कैरी मैन मेड सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। ये एक रॉकेट है जो मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखा जाता है। अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का एक खोजा गया नया ग्रह है। एन एस्ट्रॉयड फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाने वाला एक क्षुद्र ग्रह है या एक मानव निर्मित उपग्रह है, अ मैन मेड सैटेलाइट। तो उसका जो सही आंसर है वो है अ मैन मेड सैटेलाइट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द वर्सेज एंड आइडियाज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन प्रिजर्व्ड इन पंचवनी एंड बीजक, की छंद और विचारों में से किस एक व्यक्ति को पंचावनी और बीजक में सुरक्षित किया गया है, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक देव जी या रविदास जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कबीर। किनके इनके आइडियाज हैं, इनको कहाँ पर रखा गया है, पंचवनी और बीजक में इनके जो आइडियाज हैं उनको इसमें रखा गया है। द मुगल पेंटिंग फ्रॉम एलोरा केव्स विच शो विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लॉयन इज अ वर्क ऑफ विच पीरियड, की एलोरा गुफाओं में भिन्न चित्र जो विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, मानव सिंह किस काल का एक कार्य है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य या गुप्ता पीरियड। तो उसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट पीरियड का ये वर्किंग दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिलीव इन उपनिषद, की उपनिषद में से कौन इनमें विश्वास रखता है, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज या सेवा समाज। तो उसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्मो समाज। क्या है ये, इनमें विश्वास रखते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब अपना सेशन समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।